ख्वाजा साद रफीक के हल्के में ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अगर इस बुनियाद को आईनी और कानूनी तौर पे चैलेंज न किया गया और रेक्टिफाई न किया गया तो ये खुदा ना खास्ता एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर NA 122 का पता चल जाएगा कि ये दूसरी विकेट गिरनी है या नहीं गिरनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया है कि NA 125 और PP 155 में इलेक्शन दोबारा होगा क्योंकि बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियां साबित हुई हैं। यह भी कहा गया है उस फैसले में कि कोई धांधली के शवाहिद हमें नहीं मिले, या तो कोई जोर जबरदस्ती की गई हो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे या रिटर्निंग ऑफिसर्स पे, इस तरह के शवाहिद भी हमें नहीं मिले हैं। लेकिन बेज़ाब्तगियां इस बड़े पैमाने पर हैं कि इलेक्शन इस हल्के में दोबारा करवाना पड़ेगा। लेकिन यह बहस 2 दिन से चल रही थी कि क्या PMLN भी इलेक्शन में दोबारा जाना चाहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर अपील जो है की जाएगी इस फैसले के खिलाफ। तो यही हुआ है, PMLN ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस फैसले को। खान साहब की बात भी आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि NA 125 के बाद कुछ ही दिनों में यह मालूम चल जाएगा कि NA 122 की वजह से एक और विकेट गिरेगी या नहीं गिरेगी। आज जो है नादरा के चेयरमैन के हवाले से भी उन्होंने बात की, जिसके बाद नादरा के चेयरमैन ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का दबाव हम पर ना डाला जाए। साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हम पर दबाव नहीं डाल रही। तो क्या उनका इशारा इस तरफ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का जो ये विजिट था वो किसी किस्म का दबाव था नादरा के ऊपर, या दबाव डालने की कोशिश की गई थी? ये बड़ा अहम सवाल है कि इस वक्त क्या जरूरत है अहम सियासी शख्सियात को और लीडर्स को नादरा के चेयरमैन से मुलाकात करने की। यह भी खबर कुछ देर पहले चल रही थी, जिसको नादरा के चेयरमैन साहब खुद कंफर्म नहीं कर रहे कि चौधरी निसार साहब की भी उनसे मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने की है। तमाम इशूज पर बात करेंगे, क्यों नून लीग जो है वो इलेक्शन में नहीं जा रही, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है, जबकि हालिया वो खुद ये कहते रहे कि हमने कंटोनमेंट के इलेक्शन वहां से जीते हैं और इस हल्के में हम दोबारा बआसानी इलेक्शन जीत सकते हैं। तमाम इशूज पर बात होगी। मेरे साथ में मौजूद है नबील गबोल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए। लाहौर में हमारे साथ होंगे एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं पंजाब के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है, लेकिन कुछ ही देर में हमारे साथ वो स्टूडियोज में मौजूद होंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वजह है 2-3 दिन से आप ये हमें बता रहे हैं, बल्कि इससे पहले जैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, कि लाहौर में बड़ी तगड़ी पोजीशन है इस हल्के में नून लीग की और हम इस हल्के में इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन आज फैसला ये किया गया कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं ये अर्ज करूं जी कि ये मामला अक्सरियत होने का या ना अक्सरियत होने का नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर आपने इस फैसले को गौर से पढ़ा है और मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है, मैं आपके लिए और नाज़रीन के लिए इसको पढ़ भी दूंगा। इस फैसले ने मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव है, मौक़िफ़ है, उसकी सख्ती से तरदीद की है। इस फैसले में जज साहब ने ये कहा है कि ख्वाजा साद रफीक, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और जितना भी पोलिंग स्टाफ था, वो किसी तरह की इर्रेगुलरिटी में, मेलाफाइजी में, इल इंटेंट में उनके खिलाफ कोई शहादत, कोई सबूत, कोई चीज नहीं मिली। लेकिन जो अमला वहां पे तैनात था उसकी कैपेसिटी वो नहीं थी, उनमें वो अहलियत नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे तो वो जो मुनज़्ज़म धांधली वाला नैरेटिव है वो तो सारे का सारा जो है इसमें कंडेम हो जाता है, वो तो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपको किसी जगह के ऊपर कुछ बेकायदगियां नजर आती हैं, उस बेकायदगी के नतीजे में अगर ये फैसला होता है तो हमारी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फिर अगर आप दोनों पार्टीज का ये मसला है कि आप रिपोर्ट का आधा हिस्सा जो कि आपके फेवर में जाता है उसको तो तस्लीम कर रहे हैं, दूसरे हिस्से को नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धांधली साबित नहीं हुई और पीटीआई का मौकिफ जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी तो माले के ट्रिब्यूनल ये कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इर्रेगुलरिटीज हुई है और इसीलिए इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ेगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो बात मैंने लिखी है, ये मैं आपको फैसले का कंटेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी जो अंग्रेजी में इबारत है वो भी पढ़ के सुना दूंगा। ये बात कही गई है कि कैपेसिटी में उसमें मसला था, मसाइल थे, जो पोलिंग स्टेशन पे अमला मौजूद था। तो अब
सवालिया निशान इसमें यह है कि अगर किसी जगह के ऊपर उनकी ट्रेनिंग नहीं हो सकी, उनकी कैपेसिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान है, तो उसकी सजा ख्वाजा साद रफीक को या पूरे हल्के को दी जा रही है। 7 पोलिंग स्टेशन चैलेंज किए गए हैं और उसके बाद तमाम का तमाम इलेक्शन नल एंड वॉइड हुआ है। हमारे पास एक आईनी ऑप्शन, एक कानूनी ऑप्शन है। जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो पहली ऑप्शन या रेमेडी या फोरम आपके पास होता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है। दूसरा आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। एक फोरम यूटिलाइज हो चुका है, दूसरा फोरम हम यूटिलाइज करेंगे और जो असली और हकीकी फोरम है वो तो अवाम का अदालत है जी। हम इंशाल्लाह वहां जाना पड़े तो हम जिस तरह कंटोनमेंट के इलेक्शंस में और चले मैं इस पर आता हूं कि आप सियासी तौर पे क्यों नहीं लड़ने को तैयार हैं और पहले कानूनी रास्ता क्यों अपना रहे हैं। लेकिन एजाज चौधरी साहब, यही सवाल आपसे भी है मेरा। आपकी पार्टी भी यही कर रही है इस फैसले को लेकर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो बेजाब्तगियां हैं उस पर आप बड़ा जश्न मना रहे हैं कि देखें वापस इलेक्शन कॉल कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट ये कहती है कि धांधली नहीं हुई और पीटीआई धांधली साबित नहीं कर सकी, उसको भी फिर तस्लीम करें कि उस पहलू पर आपको शिकस्त हुई है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं दोनों बातों को बारी बारी ले लेता हूं। पहली बात तो यह है कि जो प्रे थी पिटीशन में हमारी वो यही थी कि इस इलेक्शन के अंदर इस कदर बेजाब्तगियां हुई हैं कि अवाम की हकीकी राय जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है जी। और एग्जैक्ट जो फैसला है वो इन्हीं बातों की तरफ इशारा भी है और फैसला भी है कि इर्रेगुलरिटीज़ इस बड़े पैमाने पे हुई हैं कि जिसने नताइज को तब्दील करके रख दिया है। इसीलिए इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है। अलबत्ता जब तक उस अमले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, उस पोलिंग के सारे निज़ाम को कोई तफ्तीश या तहकीक नहीं करेगा, तो ये कैसे आज खुद पता चल सकता है कि किसकी एमा पे, तहकीक तो हो चुकी है ना, तभी तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोई जोर जबरदस्ती या अमले पर दबाव नहीं साबित हुआ। ये इस रिपोर्ट का मतन है। मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, इसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई। इसकी अगर तफ्तीश हुई होती ना कि भाई आप, अच्छा एक ये भी गलत फहमी है या गलती से कहा जा रहा है डॉक्टर तारिक साहब से, 265 के 265 बैग्स को खोला गया, 7 नहीं 10 बैग्स को नादरा से वेरीफाई कराया गया और उन 265 बैग्स के अंदर हर बैग के अंदर इर्रेगुलरिटीज जो थी मौजूद थी। ठीक इस बड़े पैमाने पे ना होती। नुकता दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जोर जबरदस्ती साद रफीक साहब की तरफ से साबित नहीं हुई है। तफ्तीश के बाद ही आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पता करने के बाद ये मालूम हुआ होगा ना, या जो भी शवाहिद आपने पेश किए होंगे काफी होंगे ये साबित करने के लिए। जी शहजाद साहब, मैं प्रोसीजर आपको बताता हूं ना। इसमें कहीं देखिए 265 जब पोलिंग स्टेशन हो तो 265 प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके साथ पूरा पोलिंग स्टाफ होता है। उनको किसी को नहीं किया गया इन्वेस्टिगेट। इसलिए जब हम ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उस अमले की जिससे ये इतनी ग्रॉस मिसकंडक्ट या ग्रॉस इर्रेगुलरिटीज हुई जिसके नतीजे में धांधली सामने आई, इसलिए ये बात आप कहते हैं कि उनको जुडिशियल कमिशन में पेश करके उनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने भी कहा था। आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा, मैं और बात कर रहा हूं। खान साहब ने कहा था कि उनको पेश करना चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर दूं, वो उन्होंने कहा था, वो एक अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूं वो आप सुने। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन सूबाई या किसी वफाकी महकमे से लोगों को लेता है और उनसे बेशुमार गलतियां, इर्रेगुलरिटीज, बेसाब्तगियां, धांधलियां हो जाती हैं तो उनके ऊपर कोई गिरफ्ती नहीं। कोई कानून ऐसा नहीं है। ये सुकम है बहुत बड़ा। ये आइडेंटिफाई हुआ है तब जाकर वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो उसका आर्टिकल 12 है उसमें यह दाखिल किया गया है और अब ये मसला जाएगा। आपकी जो रिफॉर्म्स कमेटी है, मजीद बात भी करूंगा, इकबाल साहब ने कुछ उसमें जाकर इसके ऊपर कोई कानून साजी या सजाएं दी जा सकेंगी। लेकिन नबील गबूल साहब से जरा पता करते हैं क्योंकि इनका सियासी तजर्बा और इलेक्शन लड़ने का तजर्बा काफी है। ये इर्रेगुलरिटीज, बेजाब्तगियां और धांधली क्या फर्क है या सिर्फ लफ्जों का हेरफेर है? शहजाद, मैं समझती हूँ पहला ऐसा वर्डिक्ट आया किसी ट्रिब्यूनल की तरफ से जो आधा तीतर आधा बटेर। आई मीन ट्रिब्यूनल ने किसी को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया कैंडिडेट्स में से और अमले के ऊपर बात लेकर आई। अमले ने भी अगर इर्रेगुलरिटी की है तो किसी के फेवर में की है ना, किसी को जिताने के लिए की है। आप ये सोचें ना, अगर ये कहते हैं कि जी अमला जो था वो ट्रेंड नहीं था
तो अमला इतना तो ट्रेंड था कि उसने किसी को जिता लिया। तो ये चीज़ें ट्रिब्यूनल को मेरे ख्याल में एक फैसला ऐसा देना चाहिए था जिसमें उनको उसको कहना चाहिए था ट्रिब्यूनल को कि यहाँ पे धांधली हुई है। अगर आपका अमला प्रिजाइडिंग ऑफिसर 200 वोट की जगह 1 0 लगा लेता है तो वो 2000 वोट हो जाते हैं। तो आप आगे से कहेंगे जी वो उसकी गलती है, उसको लिखना नहीं आता था और उसकी गलती उसने जिता दिया अगले को। ऐसा होता नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जीतने वाले कैंडिडेट को रिलीफ दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट से जो है इस फैसले को मैं समझता हूँ नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है बहुत इजीली। मतलब अपहोल्ड करेगा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आपके ख्याल में? अपहोल्ड मेरे ख्याल में मेरे तजुर्बे के मुताबिक रिलीफ देगा ख्वाजा साद रफीक को और इसको जो है अपहोल्ड नहीं करेगा, बल्कि जो है इसको नल एंड वाइड करार दे देगा इस फैसले को और दोबारा से उसको बहाल कर देगा MNA। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियां हुई हैं तो वो किसी के हक में की हैं, यानी कि जीतने वाले के हक में, यानी कि साद रफीक साहब के हक में आपको लगता है कि बेईमानी हुई है। अब देखें ना, अब किसी को अगर ट्रिब्यूनल ने फेवर देकर ये कहा, अगर मैं समझता हूं कि अगर फेवर नहीं देते तो वो तो कैंडिडेट पे बात आ जाती कि जी कैंडिडेट के हक में हुआ है, लिहाजा ये कैंडिडेट जो है धांधली करके जीता है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने बड़ी सफाई से 2 साल लगाए, मेरे ख्याल में बहुत उन्होंने वर्कआउट इस पर किया, बहुत लोगों से पूछकर, बड़े बड़े एक्सपर्टीज से पूछकर ये फैसला दिया। और जो ये फैसला ऐसा फैसला है कि मैं समझता हूं पहले सुनवाई में ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। अच्छा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताएं नबील कबूल साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, अब तक तो सिर्फ हम लोग एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि शायद जुडिशियल कमीशन का भी फैसला ऐसा ही कुछ आए, क्योंकि इरेगुलरिटीज तो बहुत सारी हैं, ये पहले दिन से हमें पता है, वो तो शायद साबित हो जाए, लेकिन मुनज़्ज़म धांधली साबित करना शायद ये इंपॉसिबल हो जाए, उसके शवाहिद जमा करना शायद इंपॉसिबल हो जाए। देखें, धांधली तो धांधली है। धांधली अगर आप यही पॉइंट लेकर आते हैं और इस पर अगर आपको स्टे मिल जाता है तो फिर जुडिशियल कमीशन किस लिए तश्कील दी गई है? जुडिशियल कमीशन से मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं और जुडिशियल कमीशन ने अगर इस तरह के फैसले दिए जो कि फैसले आ रहे हैं, आपको पता है अब तक 30 के करीब MNAs MPs के इस तरह के फैसले आए हैं जो स्ट्रक डाउन हुए और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तो MNA ऐसा सिटिंग मिनिस्टर, उसको जो है मुर्तजा जतोई साहब को, उसको कहा कि जी आपके खिलाफ एक एविडेंस है जिसमें आपने जो लोन नहीं दिया है, और उसको अनसीट किया गया। और जो नंबर 2 जीतने वाला कैंडिडेट था उसने जाके हल्फ उठाया MNA शिप का, और दूसरे दिन जाके वो स्टे लेकर आओ, दोबारा वो MNA बन गए और मिनिस्टर बन गए। सही है, एक ब्रेक शामिल करेंगे और मैं बताता चलूं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से हम नबील कबूल साहब क्योंकि यहाँ पे मौजूद है और पीपल्स पार्टी से बड़ा अरसा इनका ताल्लुक रहा है, तो आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, कितना डैमेजिंग है और जुल्फिकार मिर्जा साहब का फ्यूचर क्या होगा। वैसे तो इनके जाती ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं थे या सियासी ताल्लुकात इनसे बेहतर नहीं थे, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इजाज चौधरी साहब, ये जरा फरमा दें कि आज इमरान खान साहब फिर मुलाकात की उन्होंने नादरा के चेयरमैन से, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये कहा है कि नादरा पर दबाव ना डाला जाए, हम पे किसी किस्म का दबाव नहीं है, कोई ताखीर नहीं हो रही, फैसला आ जाएगा अपने वक्त पे, 1 हफ्ते तक का उन्होंने कहा है कि हम ट्रिब्यूनल में जमा करवा देंगे। तो खान साहब को इस मौके पे जरूरत क्या है नादरा के चेयरमैन से मिलने की? जाहिर सी बात है पे तासुब तो यही जाएगा कि खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं नादरा के चेयरमैन पर। देखिए, हम हैं साइल, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारी ये एक यानी हक है कि जहां पर हमारा मसला हल होता हो, जहां से इंसाफ की तवक्को हो, उस दरवाजे को खटखटाएं। इसलिए हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं हो सकता। हम तो जाके अपनी बात उनसे गुजारिश कर सकते हैं। दबाव वो डालते हैं जिन्होंने तलब किया है और तलब करके उसको ये कहा है कि तुम ये प्रेस स्टेटमेंट दो, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इसलिए शहजाद साहब, आप जरा फर्क दोनों बातों में महसूस कर लें। आपको PMLN की हुकूमत का जो इससे पहले वाले चेयरमैन थे और यानी उसका अंदाजा आपको है कि उसको कैसे यहां से जाना पड़ा था। तारिक साहब का मैं जिक्र कर लेकिन आज की जो चौधरी निसार साहब की मुलाकात है, जो कि चेयरमैन साहब कंफर्म नहीं कर रहे हैं नादरा के, लेकिन अगर वो मुलाकात हुई भी है तो वो भी इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद हुई है ना।
जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं, वो असल दबाव है। उसके बाद उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वरना वो शायद जिस तरह हम अपनी कोई दरखास्त या अपनी बात लेकर जाते हैं तो हम अपनी बात लेकर गए थे। दूसरी बात, उसके ऊपर जो परवेज रशीद साहब की तो हमेशा ही गुफ्तगू या जुबान बहुत ही आमियाना होती है। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो नादरा ने हमें नहीं दी है, हमें जो ट्राइब्यूनल से हासिल हुई है उस रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो हमारा हक है, जो हमें ट्राइब्यूनल से मुयसर आई है। अब वो एक बात को दूसरी से नथी करके और शर्म आनी चाहिए और सरेआम झूठ बोला है, तो वो खुद क्या कर रहे हैं, यानी बिला तहकीक एक बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हुकूमत ये आपकी तरफ से, आपकी को पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है कि ट्रिब्यूनल की तरफ से ये आपको प्री स्कैन रिपोर्ट दी गई थी? जी हाँ, तो इसलिए वो तो नादरा से हमने हासिल ही नहीं की है, तो क्यों इतना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी पूछूं। तबसरा करते हैं? डॉक्टर साहब, एक चेयरमैन को रुखसत कर दिया, दूसरे चेयरमैन से फिर चौधरी निसार साहब मुलाकात करने जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। क्या चाहती है नून लीग की हुकूमत और ये दबाव क्यों डाला जा रहा है फिर? देखिए जी, मैं हैरान हूँ जनाब एजाज साहब की इस बात के ऊपर कि 2 दफा जनाब इमरान खान साहब नादरा के चेयरमैन से उसके ऑफिस में मिल चुके हैं, और एक दफा तो उन्होंने मैं नहीं कहूँगा बड़े लीडर हैं कि किस तरह उन्होंने दबाव डाल के उस मीटिंग को भी चेयर किया। हालांकि वो चेयर करना चेयरमैन का बनता था, लेकिन खान साहब ने उस मीटिंग को भी चेयर किया। आप कभी ये सोच सकते हैं कि कोई भी, चाहे मियां नवाज शरीफ भी गुना हो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में कोई भी हो वो कर सकता है, कोई और फर्द कैसे जाके चेयरमैन नादरा के ऑफिस में उस मीटिंग को चेयर करने की कोशिश कर सकता है और चेयरमैन को दूसरी कुर्सी पे बिठाए? बहरहाल ये जो दबाव वो डाल रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है, बार बार उससे मिल रहे हैं, हमें कहते हैं आप दबाव ना डालें, मुलाकातें ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एजाज चौधरी साहब अभी उसकी वजाहत कर रहे हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर यह तासुर दिया गया कि ये जो रिपोर्ट मिली है इमरान खान साहब को, ये चेयरमैन नादरा से मिली है और नादरा ने ही रिलीज की है। जब चेयरमैन नादरा जाहिर है वो एक जिम्मेदार शख्स है, जब उन्होंने ये देखा कि उनकी इस मुलाकात को एक गलत तरीके के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है और गलत तरीके के साथ मीडिया पे लेके आए हैं जनाब इमरान खान साहब। लेकिन मैंने वो सुना है डॉक्टर साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने कहीं पे ये नहीं कहा कि मुझे ये नादरा के चेयरमैन ने दी। उन्होंने कहा मेरे पास ये प्री स्कैन रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो कि मैं आपको बता सकता हूं 17 अप्रैल के अखबारात में भी जराए से शाया हुई है उनके जो पॉइंट्स हैं। देखें शहजाद साहब, अगर इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट किसी और जराए से मिली थी तो आप मुझे ये बताएं, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप चेयरमैन नादरा से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के फौरन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप जनाब ये सारे कागजात पूरी दुनिया को दिखाते हैं। चले वो पॉइंट मैं आपका मुझे मिल गया, लेकिन चौधरी निसार साहब क्यों मुलाकात करेंगे और इंटीरियर मिनिस्टर मुलाकात करेगा, सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, तो उसका दबाव तो इमरान खान से काफी ज्यादा होगा। अगर उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया होता नादरा के ऊपर, तो मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला ख्वाजा साद रफीक साहब का आया है, इसमें भी जो नादरा की राय आई है वो बड़ी इंडिपेंडेंट आई है, ये सबके सामने है। और हम ये समझते हैं कि अगर हम दबाव डालने की कोशिश करते तो हम ट्रिब्यूनल को भी इंफ्लुएंस करने की कोशिश करते। हम तो कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि अदालतें आजाद हैं, पाकिस्तान में अदलिया मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं, इस निज़ाम के ऊपर यकीन रखें, हर एक को शक की नजर से ना देखें, अपने इदारों को, अपनी अदालतों को अगर आप एहतराम नहीं देंगे, अगर आप इज्जत नहीं देंगे, आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? लेकिन इख्तलाफ का हक तो है, और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से इख्तलाफ किया है। नबील कबूल साहब जी। देखिए, मैं शहजाद एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नादरा के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी किसी दबाव की वजह से की है। किसी एक MNA को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो चेयरमैन नादरा से किसी भी टाइम जाके मिल सकता है और उससे पूछ सकता है कि जी ये काम जो है अभी आपने मतलब अपने जाती काम के लिए भी जा सकता है। तो ये कहना कि जी क्यों गया इमरान खान वहां पर, क्यों दबाव डालने के वक्त नबी कबूल साहब सबको पता है, और अगर एक चेयरमैन नादरा जाएगा तो प्रेशर तो डेवलप होगा ना। चेयरमैन नादरा की रिपोर्ट का इंतजार है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? ये प्रिविलेज तो आप ये एक मोशन भी आप मूव कर सकते हैं हाउस के अंदर, आप जाके चेयरमैन से मिलके पूछ भी सकते हैं। अगर चेयरमैन आपको उसके ऊपर जो है कोई जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप हाउस में इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चेयरमैन नादरा को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा वो भी हुकूमत के दबाव में आकर करना पड़ा कि आपने क्यों जो टाइम दिया इमरान खान साहब को। इन चेयरमैन का भी वही हाल होगा जो पुराने चेयरमैन का हुआ था। मैं समझता हूं कि चेयरमैन नादरा की जो बातें मैंने सुनी है कि बड़ा ही स्ट्रेट बंदा है, शरीफ बंदा है, लेकिन वो फंसा हुआ है इस वक्त,
क्योंकि ये जितने लास्ट टाइम वाले जो थे वो भी स्ट्रेट और शरीफ नहीं, लास्ट टाइम वाले कितने स्ट्रेट थे वो मुझे पता है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन नादरा एक ऐसी पोजीशन पे फंसा हुआ है क्योंकि उस सारा दारोमदार अब नादरा पर आ गए। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि क्या आपके ख्याल में नून लीग ने सही फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का, या सियासी मैदान में मुकाबला होना चाहिए? बिल्कुल, इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर नून लीग को ये प्रूव करना था, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक कहता है कि मैंने 20 में से 15 कैंटोनमेंट की सीट जीते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बड़े पावरफुल पोजीशन में है, तो वो एक दफा फिर पीटीआई को और दुनिया को दिखा देता है इलेक्शन करवा के कि हम पीएमएल नून अभी तक पावरफुल है पंजाब में, लाहौर में। अपील की जरूरत नहीं पड़ती उसको। अगर आपने अपील की, इसका मतलब आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं और अपील आपके फेवर में आएगा, आप ये भी जानते हैं। लेकिन एक दाग तो लग जाएगा ना कि अपील अगर इनके फेवर में भी आ जाए तब भी एक क्वेश्चन तो रहेगा। क्वेश्चन, लेकिन मैं समझता हूँ सियासी फैसला नहीं है पीएमएल नून का। पीएमएल नून का सियासी फैसला यह होता है कि ठीक है जी, ट्रिब्यूनल ने हमें अनसीट किया है, दोबारा इलेक्शन कराएं, दोबारा इलेक्शन में पता चल जाता। कल तक तो आप जश्न मना रहे थे एजाज चौधरी साहब कि हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया तो बड़ी ताखीर हो सकती है इसमें। फिर इसके बाद रिव्यू भी होगा और इसके बाद अगर नौबत पड़ेगी इलेक्शन की तो पड़ेगी, तो इसमें तो अब काफी वक्त लग जाएगा। आप कैसा देखते हैं नून लीग के इस फैसले को? जी, मैंने तो जिस रोज ये फैसला आया था ना जी ट्राइब्यूनल का, तो उसी वक्त कहा था कि साद रफीक बहुत बहादुर बनते हैं तो इन्हें तो मैदान में आना चाहिए। वो कहते हैं मैं हर वक्त मैदान में रहता हूं, तो मैदान में आए और इलेक्शन लड़ लें। लेकिन ये भी साथ मैंने कहा था कि ये उनका हक है, अगर वो आगे अपील में जाना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। जो बात मैं आपकी बातों में आए नहीं, वो बस में मसला ये है। मैं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, नई बातों में आए, लेकिन आसन इकबाल की बात को जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं ये हैं कि जिस तरह का ये फैसला हुआ है, ऐसे फैसले को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। यानी ये नहीं कहा कि जो खराबियां नीचे हुई हैं उनको रोकने का कोई बंदोबस्त करेंगे, वो ऐसे फैसले को रोकने का बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने जो मिसाल दी ना चौधरी साहब, वो ये थी कि अगर पूरा इलेक्शन हो जाए और बीच में आप 3-4 सफे गायब कर दें फॉर्म 14 वगैरह के, तो फिर इसका मतलब हर कोई ये कहेगा कि आप इलेक्शन दोबारा करवाओ। तो ये वो कह रहे हैं कि गलत मिसाल कायम हो जाएगी। फिर शहजाद साहब, ऐसा नहीं है 3-4 हों। मैं आपको मेरे सामने पड़े 265 के 265 बैग्स में से, यानी फॉर्म 14 और वो तफसीलात जो होती हैं वो दस्तयाब नहीं है, किसी के ऊपर दस्तखत नहीं है, किसी पे मोहर नहीं है, कहीं पे नंबर टैली नहीं कर रहे। आपके प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं होता, वरना वो सारी तफसील एक दफा पढ़ के सुना दी जाए तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि हर किस्म की बेजाब्तगी उसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए अच्छा, आज एहसन इकबाल साहब को आप कोट कर रहे हैं, तो एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा कि चीनी मंसूबे अगर कामयाब हो गए तो पीटीआई का अगला इलेक्शन जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक दफा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आसन इकबाल बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। ये स्टेट क्राफ्ट इस तरह नहीं चलते जिस तरह वो फरमा रहे हैं इमरान खान साहब। ये जी सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जा रहे हैं इमरान खान साहब इस वक्त। मैं तो ऑपोजिशन में हूं ना जी। मेरा काम ही यह है कि हुकूमत की कमजोरियों के ऊपर नजर रखूं और अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर बात करूं और उनकी बात को लोगों तक पहुंचाऊं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं, इन्होंने जो ही चीनी सदर आए और यहां से रुखसत हुए तो इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी है पार सेक्टर के लिए। इसका कोई जवाब ही इनके पास नहीं है। क्यों लगाई है? लोगों को आना चाहिए था। पूरी दुनिया से जब ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको इन्वेस्टर को मिल रही थी तो यहां आता, इन्होंने क्यों लेटर ऑफ इंटेंट पे पाबंदी लगाई है? इसलिए इतना सिंपल और सादा नहीं है जितना वो बयान करते हैं कि जनाब वो यहां पर चीन ने आके काम करना था। चीन ने आगे काम करना था तो आपने सारा मंसूबा इस तरह का बनाया है कि जो जिस तरह के सोलर पार्क के ऊपर यहां पर भावलपुर में हुआ 100 मेगावाट का वहां पर आगाज कर दिया और वो अभी तक मंसूबा वायबल नहीं है। वो 1000 पे जाएगा वरना इतना महंगा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पीएमएलएन की हुकूमत को जो मिले हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो मिले हैं चाइना की तरफ से, उसका तो खैर मकदम किया है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसको कहा है कि अच्छी बात है, इतना पैसा है। मेरे ख्याल से तमाम जितने भी लीडर्स हैं पीटीआई के उन्होंने अप्रिशिएट किया है। फिर आज ये बात करना एक दफा फिर कि चीनी मंसूबों की वजह से ये सब हो रहा है और अगर मंसूबे कामयाब हो गए तो पीटीआई की सियासत खत्म हो जाएगी, ये जीत नहीं सकेंगे अगला इलेक्शन। देखिए शहजाद, बात यह है कि मैं बड़े अदब से अभी एजाज साहब
मेरे बड़े हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, इन्होंने परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू को करार दिया जो बड़ी आमियाना गुफ्तगू है। मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ कि क्यों एहसन इकबाल साहब ने ये बात की है। इन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि वो बड़ी बच्चगाना गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इस बात को उसका जवाब मतलब वो उस तरह नहीं करना चाहता, लेकिन जो गुफ्तगू खुद इमरान खान साहब पाकिस्तान की तमाम क़यादत के बारे में, पाकिस्तान की फोर्सेस के बारे में, अफवाज के बारे में, पुलिस के बारे में जो इस्तेमाल करते रहे वो पूरी दुनिया ने देखी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये प्याली, चाय की प्याली के अंदर तूफान बर्पा करने की सलाहियत रखती है और पूरी सलाहियत रखती है। अभी ये जो फैसला आया है इसमें लगता ये है कि जैसे इन्होंने कोई सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया है। ये कह रहे हैं जनाब कि इसमें फलां 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 चीजें हुई हैं। शहजाद साहब मेरे सामने फैसले की कॉपी पड़ी है, मैं सफा नंबर 27 का पैरा ई, मैं सिर्फ 3-4 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आपको निचोड़ मिल जाएगा कि इनके सारे इल्जामात में। अभी आपके प्रोग्राम से पहले एक दूसरे चैनल पे 8 बजे था, जो आमिर खान साहब के वकील हैं वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो भट्टी साहब हैं, कोई जो रिटर्निंग ऑफिसर है, मैं तो नहीं जानता। अच्छा सुना दे मुझे, वो क्या लाइन है? मैं अर्ज करता हूँ उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ, जो चलके में रिटर्निंग ऑफिसर थे उसके खिलाफ वो कहते हैं कि इन्होंने रिश्वत ली, उस रिश्वत से इन्होंने जॉर्ज टाउन में मकान लिया, उस रिश्वत से इन्होंने गाड़ी खरीदी, वो सबूत हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा बक्सा है, कौन सा सेफ है जिसमें सबूत रखते हैं और इनसे बाहर नहीं निकल पाते थे। तो इल्जामदार इल्जाम की सियासत ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खासा बन चुकी है। मैं वो 3-4 लाइनें पढ़ देता हूँ। तो जल्दी से पढ़ दे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लिखा है जी कि नो एविडेंस दो इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड दैट द रिटर्न कैंडिडेट मींस ख्वाजा साद रफीक or any other candidate was responsible for the missing record or even for the invalid statements of count. We also have no evidence on record about any conspiracy or collusion of malafide on the part of the returning officer and the polling personnel and the returned candidate. No proof of illegal. ठीक है, ये डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से मैं कल भी ये जिक्र कर चुका हूं और आज भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया है कि धांधली के कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, ना तो जोर जबरदस्ती के शवाहिद मिले। ठीक है, मुझे अगर मौका देना है ब्रेक से पहले एक कमेंट ले लूं। नबील कबूल साहब, आप भी ये कह रहे थे कि दिसंबर 2015 में इलेक्शन हो जाएंगे, खान साहब भी ये कह रहे हैं 2015 में ही इलेक्शन होंगे। क्या ये वजह है कि अगर 2016-17 तक बात जाती है और PMLN पावर क्राइसिस खत्म कर देती है, मंसूबे आ जाते हैं, तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, इसीलिए उनका मिशन है कि 2015 में जो हो? नहीं, मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरानगी होती है कि PML नून चाइना या गैर मुल्की फंड्स के इंतज़ार में कि जी वो फंड्स की वजह से हम इलेक्शन जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि 2015 जो मैंने बोला था, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, लेकिन मैं समझता हूँ जुडिशल कमीशन के जो फैसले हैं वो फैसले ऐसे आएंगे कि उस पर फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि 2013 के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं। लेकिन फिर सरकारी अगर मुल्क में आ रही है और उसको हुकूमत कैपिटलाइज करती है, तो ये तो सियासी तौर पर कुर्बानी तो फिर आपको कुर्बानी तो फिर बहुत सारी चीजों की देनी चाहिए। फिर आपको तो आप फिर इलेक्शन भी भूल जाएं, 2018 में कराएं, फिर उसके बाद कराची ऑपरेशन को भी भूल जाएं, वहाँ पर इंडियंस जिस तरीके से रॉ के कारकर्दगी वहाँ पर है आप उसको भी भूल जाएं, कराची को जलने मरने दें, फिर बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियां दें ना। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक की अहम बात करेंगे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के हवाले से और MQM के हवाले से भी। आज PTI ने करारदाद पेश की है नेशनल असेंबली में, उसका भी जवाब देंगे एजाज चौधरी साहब से कि जब माफी मांग ली है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी थी अल्ताफ हुसैन साहब की, तो मामले को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा और इसको नेशनल असेंबली तक क्यों लेके गए हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ नबील कबूल साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। नबील साहब, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं जरदारी साहब पे करप्शन से लेकर कि उन्होंने किस किस को मरवाए, ये सदाकत है या हवा में फायर कर रहे हैं मिर्जा साहब? देखिए, मैं इस पर कुछ कमेंट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये दो दोस्तों की लड़ाई है। दो दोस्त आपस में 40 साल पुरानी दोस्ती है उनकी, किस बात पे लड़ाई हुई है मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर मुझे या किसी और को कमेंट देना चाहिए। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये बड़ा डेंजरस मामला है, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इसको किसी तरीके से कोई म्यूचुअल फ्रेंड बैठकर इस मामले को हल करवाए, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट सिंध की सियासत पे बड़ा बुरा पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी डैमेज हो रही है मिर्जा साहब के बयानात से, या आपके ख्याल में लोग तवज्जो नहीं दे रहे मिर्जा साहब के बयानात को?
देखें, मिर्जा साहब के बयानात को कुछ लोग तवज्जो दे भी रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारी बातें आप उस वक्त क्यों आपने नहीं की जब आप होम मिनिस्टर थे, और 3-4 साल बाद आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ा स्ट्रांग उनके पास आर्ग्यूमेंट है कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी एमकेएम के खिलाफ, जो मैं कह रहा था कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और फिर छोड़ के जब मैं खुद चला गया वजारत, तो ये तो बड़ा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है कि मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई थी। उस वक्त ये बातें तो नहीं की है ना, जो बातें अब वो कर रहे हैं। जरदारी साहब के खिलाफ नहीं की। जरदारी साहब के खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये इसमें मैं बीच में कूदने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसी जरदारी साहब और जुल्फिकार मिर्जा ने बल्कि जरदारी साहब को मेरे खिलाफ कान भरे और मेरे डिफरेंसेस पैदा हुई पीपल्स पार्टी। अच्छा, मिर्जा साहब ने जो है कान भरे थे जरदारी साहब। लेकिन चूंकि मैं दिल में कोई चीज रखता नहीं हूँ, जुल्फिकार मिर्जा साहब कहते हैं कि मैंने लियारी के मामले पर तो आपके सियासी इख्तिलाफात भी बहुत ज्यादा थे डॉक्टर मिर्जा साहब से। लेकिन कौन था, किसकी वजह से था? जुल्फिकार मिर्जा होम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो उजैर बलोच को सपोर्ट करना, पीपल्स अमन कमेटी को सपोर्ट करना, लियारी के अंदर इंटरफेयर करना, ये सारी चीजें, और फिर जरदारी साहब के कान भरना मेरे खिलाफ। उजैर बलोच को जो सपोर्ट कर रहे थे, ये जरदारी साहब के कहने पे कर रहे थे? नहीं, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब के कहने पे। मिर्जा कहते हैं, जुल्फिकार मिर्जा, कि अगर मेरे घर पे पुलिस रेड की थी, उसने करवाई थी, पुलिस भेजी थी मुझे अरेस्ट करने के लिए, तो जुल्फिकार मिर्जा साहब कहते हैं कि वो भी मैंने आसिफ जरदारी के हुक्म पर किया था। तो ये आपस के दोस्त हैं, कल तक आपस पे शीरो शक्कर थे, आज। लेकिन मसला ये है कि अब ये दोस्तों की लड़ाई एक सियासी लड़ाई बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों की लड़ाई मुझे ये बताएं कि चले पीपल्स पार्टी तो अपनी जगह पे खड़ी है, एक बड़ी जमात है, लेकिन डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब की भी अगर वो अलग हो गए हैं पीपल्स पार्टी से, सिंध में कोई उनकी कोई बड़ा नाम है क्या? बड़ा नाम बन सकते हैं, अपने तौर पर सियासत कर सकते हैं वहां एक लीडर बन के? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाम जो जुड़ा हुआ है वो शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम जुड़ा है। जो शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम लेकर चलेगा, वोट सिंध में उसी को मिलते हैं। वो किसी मिर्जा को नहीं देखते हैं, वो किसी और को नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि जी शहीद बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेकर वोट मिलते हैं। अब देखना यह है कि जुल्फिकार मिर्जा का प्लान क्या है, वो चाहता क्या है। वो बहुत ही मेरे प्रोग्राम में तो कल उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की। उन्होंने कहा एसएसपी मुझे पकड़ने आएगा, मैं उसको मारूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, सियासी या कानूनी मुकाबला नहीं, असले से मुकाबला करूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे दुश्मन बहुत होते हैं, जो हम सियासी लोग होते हैं, हम अगर जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरा कोई दुश्मन फायदा उठा लेता है। तो जुल्फिकार मिर्जा को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कानून कहता है और अगर उसका बेल जब अभी सुना 9 तारीख तक बेल है, जमानत पर है, अगर वो जमानत पर है जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, जो जरदारी साहब और सिंध की जो आला क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि क्या करना है इस मामले के हवाले से। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी दो दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा है कि उसका भी जवाब दिया जाए। तो अब ये मामला तय होते हुए तो नहीं नजर आ रहे। मैं समझता हूं मामला तय हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने दोनों फरीकों के, दोनों दोस्तों के लिए बल्कि इतना एक डेंजरस, एक सेंसिटिव इशू है कि अगर ये दोनों और मजीद लड़ेंगे तो ये नुकसान जो है सियासी तौर पर दोनों को हो सकता है। एजाज चौधरी साहब, आज आप लोग नेशनल असेंबली गए और वहां पे आपने करारदाद जो है वो पेश की है अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के खिलाफ जो उन्होंने दिए थे आज से चंद रोज पहले। उस पर वो माजरत भी कर चुके हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आ गई है, उसकी तशरीह भी आ गई है। तो फिर इस मामले को खत्म क्यों नहीं कर रहे? इस मामले को आप आगे क्यों लेके जा रहे हैं मजीद? शहजाद, एक कमेंट में ज़रा मिर्ज़ा साहब के हवाले से कर लूँ। मैं इत्तफाक करता हूँ नबील गवोल साहब ने जो भी फरमाया है। एक हैसियत तो उनकी बिल्कुल दोस्तों की है और दोस्तों के दरमियान सुलह और अमन ही बेहतर है, लेकिन एक हैसियत एक साबिक सदर और एक पार्टी चीफ और एक साबिक वजीर होम मिनिस्टर उनकी भी है, होम मिनिस्टर। अब आप पूरी कौम भी देख रही है ना इन सारे इल्ज़ामात को, तो इस पहलू को कभी इग्नोर ना किया जाए कि हम गुस्से में आके सारी बातें कर देते हैं और फिर कहीं हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती। इसलिए मैं दोस्तों का मसला भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनकी दूसरी हैसियत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसके बड़े मनफी असरात यहाँ से वहां तक जाते हैं। दूसरी बात जो आपने एमकेएम के खिलाफ के बारे में कही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब जब से पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए हैं, उन्होंने एक मरतबा नहीं, पाकिस्तान की असास के ऊपर मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 मरतबा हमला किया है। और फिर वो अल्फाज के हेर फेर से और रुजू भी कर लेते हैं और वजातें भी देते हैं। मैंने हंसी में कहा था, मैंने तंजिया कहा था, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान तो तशरीफ नहीं लाए इस रुबा सदी के अंदर,
लेकिन दिल्ली वो गए और दिल्ली जाकर वो अपने मशहूर तकरीर कर दी कि ये तारीख की सबसे बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान का मार्ज वजूद में आना। इसी तरह की बात ही उन्होंने अब की है। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये देखना चाहिए कि जो डैमेज उनके इस हेट स्पीचेस से होता है, जो डैमेज कराची के अंदर अमन व अमान की खराबी की सूरत में होता है, जो गस्टापू तरह की उन्होंने यानी एक तंजीम बनाई हुई है, मैं ये नहीं कहता इस मामले को यहाँ पे खत्म नहीं किया जाएगा। और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने कल डिफेंस सेक्रेटरी का भी बयान देखा था, से ये मामला नहीं, इसका ताल्लुक किसी की जात से नहीं है शहजाद साहब, इसका ताल्लुक मुल्क और कौम के साथ है। इस बात अगर तो किसी की जात पे उन्होंने कुछ कहा होता ना तो वो माफी मांग लेते तो माफ कर देना चाहिए था, लेकिन इसका ताल्लुक मुल्क और कौम और पूरी रियासत के साथ है, रियासती अदारों के साथ है। अच्छा, इसलिए इसको वैसे नहीं जाने देना चाहिए। अभी मैं आपके साबिक चेयरमैन के हवाले से सवाल कर रहा था, अब आपके साबिक कायद के हवाले से मैं सवाल करता हूं, जरा रोशनी डालेंगे उनके बयानात पे और उसके बाद जो माफी तलाफी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अभी से नहीं हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है। मैं समझता हूँ अभी, पहले हम कहते थे ना कि जी रॉ जो है वो अपने एजेंट्स बॉर्डर के थ्रू अंदर दाखिल करते हैं और वो कार्रवाई करके निकल जाते हैं। अब तो ये पता चल गया कि कराची के अंदर 200 नहीं 300 नहीं हजारों रॉ के एजेंट्स हैं जो अंदरूनी कराची के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये पार्टियों का सहारा लेकर, जैसे राव ने रॉ का इल्जाम एमक्यू पे लगाया था, के सहारे से, लोकल्स के सहारे से। मैं समझता हूं कि फौज हमारी बका के लिए लड़ रही है, फौज पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ रही है। और अगर फौज ने जब सब चीज वाजे हो गया है, कोई एक्शन नहीं लिया, मैं समझता हूं कि कराची डिस्टेबलाइज मतलब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज। आपके इकोनॉमिकल टेररिज्म जो हो रहा है इसकी तरफ कभी किसी ने ना सोचा पहले, ना कभी किसी ने ध्यान दिया। सबकी नजरें तालिबान ज़रबे अज़ के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन असल खतरा कराची में है। असल रॉ के एजेंट्स जो मौजूद हैं हजारों की तादाद में, वो कराची में, उनका अगर खात्मा नहीं किया हमारे आर्मी ने तो पाकिस्तान को बचाना सबके लिए। राव साहब के जो रॉ वाले इल्जाम, राव को मैं नहीं जानता हूं। अच्छा। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो अगर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने ये जिस तरीके से बातें की हैं रॉ के लिए के बारे में, हमारे लिए तो ये सोचना भी मैं समझता हूं पाकिस्तान के। मुझे प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।